good morning to all of you. Today we will study the next chapter, deductive databases. आपने पहले भी पढ़ा होगा कि यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप की या इंटेलिजेंस कुछ मशीन्स में डालने की बात है, तो हम कैसे करें इसको। तो जैसे कि आप समझें, डाटाबेसेस आज जितने भी बड़े डेटाबेस हैं, जितने भी बड़े सिस्टम हैं जो डेटाबेस को यूज़ करते हैं, चाहे रेलवे का हो या बैंकिंग हो, तो ये बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके ऊपर उनसे कुछ और इन्फ्लुएंसिंग भी करते हैं। डिडक्टिव का मतलब यहाँ पर कुछ माइनस नहीं हो रहा है, कुछ कम नहीं हो रहा है, यहाँ पर डिडक्शंस हो रहे हैं, डिड्यूसिंग हो रही है। डिडक्शन नहीं हो रही है, डिड्यूसिंग हो रही है। डिड्यूसिंग माने कि कुछ 2-4 घटनाएं हुई, उन घटनाओं से मिलाकर के एक ऐसी नॉलेज जो लिखी हुई नहीं है पर सिस्टम उसको कहीं ना कहीं कंक्लूड कर लेता है और उनसे मिलाकर के निकाल लेता है और वो उससे एक डेटाबेस तैयार करता है, जिसको हम डिडक्टिव डेटाबेसेस कहते हैं। और डिडक्टिव डेटाबेसेस में जो नॉलेज इकट्ठी होती है, जो नॉलेज कलेक्ट होती है, वो हो रही ट्रांजैक्शन से ही वो कलेक्ट करता है। और इस तरीके की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। कब? जब आप कोई फ्यूचर डिसीजंस ले रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस समय। तो आप एक एग्जांपल को समझिए। हम इंटरनेट बैंकिंग की बात कर लेते हैं कि SBI का आपका अकाउंट है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज की डेट में मिलियंस में जो हैं वो यूज़र्स हैं, करोड़ों में यूज़र्स हैं। अगर इंडियन सिस्टम की बात करें तो, है ना, आज हम 125 करोड़ हैं तो कितने ही कम होंगे, तो भी 25 करोड़ तो कम से कम SBI के कस्टमर होंगे ही होंगे। अब 125 करोड़ लोग जो दिन भर ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं और उनसे अगर सिस्टम कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है तो वो सिस्टम के लिए आगे कुछ नया प्लान करते वक्त ये काम आएगा। मान लीजिए कि अजमेर के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 10 से 12 ब्रांच है ना, ऐसे ही अलग अलग शहरों में अलग अलग ब्रांच होंगी। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है अपनी कुछ 250 ब्रांचेस उसको नई प्लान करनी है तो वो कहाँ पर करे, उनकी लोकेशन कहाँ रखी जाए। ये अगर वो मैनुअली पता लगाने जाएंगे पूरे कंट्री के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करें, पूरी कंट्री की बात करें, आज पूरे कंट्री में न जाने कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे, 28 स्टेट्स हैं और 8 to 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, उतने में कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे। इन सब में जाकर के अगर वो सेंट्रल लेवल पे है ना वो ये प्लान करते हैं तो कैसे प्लान करें। तो वो यहाँ पर वो देखेंगे कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो एक ब्रांच से जुड़े हुए हैं जहाँ नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको ही सेपरेट करने की बात करेंगे ताकि लोड कम हो उस ब्रांच के ऊपर। तो उसमें उन कस्टमर्स का एड्रेस कहाँ का है ना, या जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उससे वो डिटेल निकाल लेंगे, या नंबर ऑफ जो कस्टमर अकाउंट से उससे वो डिटेल निकालेंगे कि इनके एड्रेस कहाँ हैं। तो जो ब्लॉक में एड्रेस ज़्यादा जा रहे होंगे उस ब्लॉक में कहीं ना कहीं अगर कोई ब्रांच नहीं है तो वहाँ वो प्लान करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही अगर हम ATM की बात करें, अगर बैंक को हर शहर के अंदर 20-20 नए ATM लगाने तो वो कहाँ पर लगाए जाए। तो इस तरीके की प्लानिंग जो है सिस्टम खुद ये नॉलेज कलेक्ट करता रहता है। अगर हम रेलवे का एग्जाम्पल लें तो पूरे कंट्री में बहुत सारी हज़ारों ट्रेनें चलती हैं, गुड्स ट्रेन चलती हैं, पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, स्पेशल ट्रेन चलती हैं, मेला स्पेशल ट्रेन चलती हैं। उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट ये प्लान करती है कि हम 100 नई ट्रेनें चलाएंगे, है ना, और जिसमें से 20-25 जो हैं वो मेला स्पेशल ट्रेन होंगी या स्पेशल ट्रेन होंगी या कुछ गुड्स ट्रेन होंगी, तो ये प्लानिंग की वो ट्रेन पूरे कंट्री में कहाँ से कहाँ के लिए चलाई जाए, है ना, स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ के लिए चलाई जाए। तो ये सारी जो नॉलेज है वो कहाँ से निकालेगा,
वो निकालेगा जो रिजर्वेशन हो रहे हैं। आप वो देखेगा कि किस पॉइंट से किस पॉइंट के लिए रिजर्वेशन पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा रहते हैं, किन किन पॉइंट्स के लिए ज़्यादा रहते हैं और वो कौन से महीनों में ज़्यादा रहते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे, वो निकालेंगे पूरा, तो हालत ये होगी कि जो जहाँ पर भी टूरिस्ट पॉइंट है उनके प्लेसेस पर आप देखेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलते लोगों को, 3-3 महीने की वेटिंग पर नहीं मिल रहे हैं, 2 महीने की वेटिंग पे नहीं मिल रहे हैं, 1 महीने की वेटिंग पे नहीं मिल रहे, है ना। या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, है ना, जैसे उर्स है अजमेर के अंदर, तो उस समय जो है कौन कौन सी रिजर्वेशन ट्रेनों में, कौन कौन सी ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिल पाए लोगों को, वेटिंग क्यूज चलती नहीं, क्लियर नहीं हुई। तो इन सारी नॉलेज को कहीं ना कहीं अगर वो जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो जिस पर यूज़ कर रहे हैं लोग, वेब बेस्ड सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसी सारी नॉलेज को कलेक्ट करके अपने पास रखता रहे ड्यूरिंग दी रिजर्वेशंस थ्रू आउट द ईयर। और जब कभी हम ऐसी प्लानिंग करना चाहें तो वो कलेक्टेड नॉलेज जो थी, डिड्यूसिव नॉलेज जो थी, जो इतना समय सिस्टम ने खुद कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसिंग कर करके, डिड्यूस कर करके, निकाल करके रखी हुई थी, उस नॉलेज को लेकर के अगर एनालाइज किया जाएगा तो ये प्लानिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों की फुलफिलमेंट के लिए डिडक्टिव डेटाबेसेस रोल प्ले करता है। इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन from the ongoing transactions, and such knowledge will be used for the planning of the further extension of the service। तो आज हम यही डिडक्टिव डेटाबेसेस को पढ़ने जा रहे हैं कि डिडक्टिव डेटाबेसेस क्या होते हैं, डिडक्टिव डेटाबेसेस का क्या यूज है ना, ये हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। सो डिडक्टिव डेटाबेस सिस्टम is a system which can make deductions. Deductions means conclude additional fact। जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, रिजर्वेशन हो रहा था, रिजर्वेशन तो हो रहा है। अगर आपकी वेटिंग में क्यू थी, क्लियर नहीं हो रही थी तो नहीं हो रही थी, उससे मतलब नहीं है कितनी वेटिंग थी, वो सिचुएशन वेटिंग की या क्लियर नहीं होने की कब तक बनी रही। तो ये जो नॉलेज थी वो कहीं ना कहीं सिस्टम जो है एक एडिशनल फैक्ट के रूप में अपने पास स्टोर कर रहा था। एंड दैट नॉलेज विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रूल्स एंड फैक्ट्स। ये जो नॉलेज है वो जो डिडक्शन होंगे बेस्ड ऑन रूल्स एंड फैक्ट्स स्टोर्ड इन द डिडक्टिव डेटाबेस, और उस नॉलेज से जो डेटाबेस बनता है उसको हम डिडक्टिव डेटाबेस कहते हैं। ये बहुत ही सुनने में, कहने में ये फिर भी इजी लग रहा है आपको। इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो बहुत टफ प्रोग्रामिंग होती है। तो इस प्रकार से हम समझें कि जो है नॉलेज जो है वो रूल्स और फैक्ट्स के फॉर्म में कलेक्ट होती है। यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं डिडक्टिव डेटाबेसेस को डिज़ाइन करने के लिए, कोड करने के लिए, दैट इज़ डेटा लॉग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप जानते हो तो 2 लैंग्वेजेस हैं जिनके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग होती है। उनमें से एक तो लिस्प है और दूसरी है प्रोलॉग। वो प्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर प्रोलॉग यूज़ की गई है, पर प्रोलॉग का एक मॉडिफाइड वर्जन लैंग्वेज का बनाया गया, या एक डेडिकेटेड पर्पस उसका है डेटाबेस के अंदर इस तरीके की डिडक्टिव डेटाबेसेस को डिज़ाइन करने के लिए। क्योंकि डेटाबेस में आपने देखा हो कि डेटाबेस का वर्किंग स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। आप चाहे ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात करें, टेबल, यूज़र, व्यूज़, इंडेक्सेस या जो भी चीज़ बनाने की बात कहें, तो वो बनाने का तरीका, उसका सिंटैक्स अलग तरीके से रहता है बजाय दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। और साथ में इसी तरीके से जब उसकी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप की कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे या डिडक्टिव डेटाबेसेस को डिज़ाइन करने के लिए जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तो उसकी एक अलग नीड है। तो डेटाबेस को पूरी तरह में ध्यान में रख करके एक नई लैंग्वेज बनाएगी जिसमें डेटाबेस को हैंडल करने की कैपेबिलिटी हो और प्रोलॉग की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रूल और फैक्ट्स के फॉर्म में नॉलेज को कलेक्ट करने की कैपेबिलिटी हो। इन दोनों को मिलाकर के एक लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम रखा गया डेटा लॉग, है ना।
डेटाबेस प्लस प्रोलॉग, तो डेटाबेस का बेस गायब कर दिया और प्रोलॉग का प्रो गायब कर दिया और दोनों को मिला करके एक लैंग्वेज बना दी, इसका नाम रखा गया डेटा लॉग। तो डिडक्टिव डेटाबेसेस हम पढ़ रहे हैं, या डिडक्टिव डेटाबेसेस की प्रोग्रामिंग के लिए, डिडक्टिव डेटाबेसेस को डिजाइन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज में आती है, दैट इज कॉल्ड डेटा लॉग लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप इसके ऊपर एक अपना नोट भी तैयार करें, एग्जाम में भी पूछा जाएगा सो इसलिए। सो डेटा लॉग इज द लैंग्वेज टिपिकली यूज टू स्पेसिफाई फैक्ट्स, रूल्स एंड क्वेरीज इन डिडक्टिव डेटाबेसेस। क्योंकि जब हम डेटाबेसेस वर्ड जोड़ देते हैं तो डेटाबेस की एक बहुत जो पावरफुल फीचर है वो है उसकी क्वेरीज, है ना। क्वेरी और सिंपल वर्ड्स में आप कुछ भी डेटाबेस से डिमांड कर रहे हो आउटकम, और वो उसको पूरा कंप्लीट और फॉर्मेटेड फॉर्म में जैसा आप कहो उसको करके देता है। तो क्वेरी बहुत बड़ा पावरफुल फीचर है डेटाबेस का, तो उस फीचर को भी यहाँ डेटा लॉग के अंदर रखा गया है। तो आप जो आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो किस तरीके से कलेक्ट होगी, उसके क्या रूल्स हैं, है ना, और उसका क्या डिज़ाइन है, और वो कहाँ से वो फैक्ट्स उठाएगा, वो सारी चीज़ें, और फिर क्वेरी उसकी जो है कैसे सेटिस्फाई की जाएगी। तो ये सब मिलाकर के बनता है डिडक्टिव डेटाबेसेस, और ये सारी चीज़ों को डिफाइन करने की फीचर्स हैं किसके अंदर, डेटा लॉग जो लैंग्वेज है उसके अंदर। So deductive databases have grown out of the desire to combine logic programming, यानी कि जो हमने बात कही प्रोलॉग वाली, डेटा लॉग वाली, वो यहाँ पे लॉजिक प्रोग्रामिंग करने की फैसिलिटी है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डालने की फैसिलिटी है विद रिलेशनल डेटाबेसेस टू कंस्ट्रक्ट सिस्टम दैट सपोर्ट्स ए पावरफुल फॉर्मलिज्म एंड आर स्टिल फास्ट एंड एबल टू डील विद ए वेरी लार्ज डेटा सेट्स। मैंने आपको रेलवे का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको इंटरनेट बैंकिंग का एग्जाम्पल दिया। तो आप देखें कि पहले जो रेलवे काउंटर्स थे उन्हीं से रिजर्वेशन होते थे, तो उस समय अगर एक समय में 1 लाख मान लीजिए ट्रांजेक्शन्स होते थे, इतने सारे जो उसके कंप्यूटर लगे हुए थे रेलवे स्टेशन के ऊपर, या 10 लाख होते थे, तो आज इंटरनेट बैंकिंग में इंटरनेट पे ये डालने का, रिजर्वेशन का जो उनका सिस्टम है वो डालने से वो जो अगर वो 1 लाख था तो अब 10 करोड़ होगा, अगर वो 10 लाख था तो अभी वो 50 करोड़ होगा, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि अब आपको रिजर्वेशन कराने के लिए रेलवे के काउंटर तक जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने लैपटॉप से, अपने फ़ोन से, अपने घर के डेस्कटॉप से, या रिजर्वेशन के जो डिफरेंट प्राइवेट काउंटर्स बने हुए हैं एजेंट्स के, कहीं से भी आप रिजर्वेशन करा सकते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं पहले के मुकाबले। तो इसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए सिस्टम के अंदर कि वो इतने बड़े लार्ज डेटा सेट्स को हैंडल कर सके, फास्ट हो, और जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके का भी आउटपुट यूज़र जा रहा है। आज आप एप्लीकेशन देखें उसका, तो आप किसी भी ट्रेन का ट्रेन रनिंग स्टेटस देख सकते हैं कहीं से भी, और कहीं से भी किसी भी डिवाइस से आप किसी भी टाइम आप तो रिजर्वेशन करा सकते हैं, ट्रेन रनिंग स्टेटस देख सकते हैं, आप इवन एक एक आइटम की स्टेटस देख सकते हैं जो भी आपने वहाँ बुक कराई है, और आप जो है उसके अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त एक चेंज आया है ना, और फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो करने में भी आसान है। तो इतने बड़े डेटा सेट को भी डील कर रहा है, और उसमें से जो भी नॉलेज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है फ्यूचर के लिए वो भी कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि डिडक्टिव डेटाबेसेस इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लानिंग दी online applications that are based on the databases. So deductive databases are more expensive होगी, इतनी बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा सपोर्ट है डेटाबेस के अंदर जो आपको फ्यूचर प्लानिंग के लिए डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो ये डेटाबेस का सॉफ्टवेयर से ज़्यादा महंगे डिडक्टिव डेटाबेसेस होते हैं, और जो बड़े सिस्टम हैं, बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके अंदर ये फीचर एडिशनल होता है, इसीलिए उनकी कॉस्ट, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर 1 लाख रुपए में मिलता है, तो ऐसे बड़े सॉफ्टवेयर जिसके अंदर ये नॉलेज कलेक्ट करने की पावर है और इस तरीके का बड़ा डेटा सेट हैंडल करने की पावर है, तो वो 1 करोड़ का होगा।
तो फर्क है, क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग ज़्यादा टिपिकल है। ये सोचना कि नॉलेज क्या कलेक्ट करनी है और कैसे कलेक्ट करनी है, और फिर उस नॉलेज को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसके अंदर एक्सप्रेसिव पावर भी होनी चाहिए, और वो लॉजिकल जो है इन्फ्लुएंसिंग करती है। तो ये एक बड़ा भारी जो है फीचर है डेटाबेस का, और इससे सॉफ्टवेयर कॉस्टली हो जाते हैं। जो बड़ी कंपनियां, एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, वो अपने प्रोडक्ट में इस तरीके की नॉलेज को ऐड करते हैं, तभी उनके प्रोडक्ट महंगे होते हैं, ऐसे ही नहीं महंगे होते हैं उनके। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हम एडवांस डेटाबेस पढ़ रहे हैं तो एडवांस फीचर्स ही पढ़ेंगे इसके अंदर। सो डिडक्टिव डेटाबेसेस आर मोर एक्सपेंसिव देन relational databases but less expensive than logic programming systems। जो AI के प्योर एप्लीकेशन है उनसे सस्ते हैं, लेकिन रिलेशनल डेटाबेसेस के मुकाबले ये थोड़े महंगे होंगे, क्योंकि रिलेशनल आपने ये चीज़ डील नहीं करी है, तो जब उसमें एडिशनल इस तरीके की इंपॉर्टेंट फीचर जुड़ेगी तो वो कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन जो प्योर AI की एप्लीकेशंस हैं उनसे सस्ते होते हैं, लेस एक्सपेंसिव है। So the next point is that deductive databases reuse a large number of concepts। रीयूज करते हैं कॉन्सेप्ट्स, तो वही हैं, उनको अपने तरीके से यूज करते हैं, अपनी लॉजिक प्रोग्रामिंग जो हमारा जो तरीका है उसके अनुसार वो उसको बदलते हैं और यूज करते हैं, एंड लुक वेरी सिमिलर टू दोज प्रोलोग। However, there are a number of important differences between the deductive databases and logic programming। डिफरेंसेस हैं, बहुत डिफरेंसेस हैं। एक तो वो लॉजिक प्रोग्रामिंग जो है वो केवल प्लेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें डेटाबेस नहीं है, ये डेटाबेस के साथ है। इनके डिफरेंसेस पे भी हम बात करेंगे आगे। तो ये पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम डिफरेंशिएट करते हैं। पहला है ऑर्डर सेंसिटिविटी एंड प्रोसीजरेबिलिटी। इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द रूल्स प्रोग्राम एंड on the order of parts of rules। These properties are used by the programmers to build effective programs। In database language like SQL and Datalog, however, program execution is independent of the order of the rules and facts। Okay? मतलब कि जो ऑर्डर सेंसिटिविटी थी और प्रोसीजरलिटी थी, मैंने काम करने का तरीका जो था उसका, प्रोलोग में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रूल्स, ठीक है ना, जबकि ऑन द ऑर्डर ऑफ रूल्स इन द प्रोग्राम एंड ऑन द ऑर्डर ऑफ पार्ट्स ऑफ रूल्स, पूरी तरीके से रूल पे डिपेंडेंट, एंड दीज प्रॉपर्टीज आर यूज्ड बाय द प्रोग्रामर टू बिल्ड इफेक्टिव प्रोग्राम। जबकि डेटाबेस लैंग्वेजेस में अगर हम बात करें तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ रूल्स एंड फैक्ट्स। यहाँ पर डिपेंडेंट था ऑर्डर ऑफ रूल्स और पार्ट्स ऑफ रूल्स यानी कि फैक्ट्स के ऊपर, और ये जो है इंडिपेंडेंट है ऑफ द ऑर्डर ऑफ रूल्स एंड फैक्ट्स। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों के अंदर बिल्कुल अपोजिट हो गए ये दोनों, है ना। तो ये एक फर्स्ट डिफरेंस है। तो दूसरा पॉइंट जो है वो है स्पेशल प्रेडिकेट्स का। In Prolog, programmers can directly influence the procedural evaluation of the program with special predicates, such as the cut। This has no correspondence in deductive databases। Deductive databases में ये होता ही नहीं है, इससे संबंधित कोई ये स्पेशल प्रेडिकेट्स वाला केस ही नहीं है। तीसरा है फंक्शन सिंबल्स का। तो लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं that allows function symbols to build up complex symbols, but in case of deductive databases this is not allowed in deductive databases। Okay, and the last is tuple oriented processing। deductive databases use set oriented processing, क्योंकि यहाँ डेटा सेट्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, और जबकि जो दूसरे थे उनमें टपल के फॉर्म में स्टोर होता था। तो यहाँ पर डिडक्टिव डेटाबेसेस यूज सेट ओरिएंटेड प्रोसेसिंग व्हाइल लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कॉन्सेंट्रेट ऑन वन टपल एट ए टाइम। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस between the
ये डिडक्टिव डेटाबेसेस एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग, ये 4 पॉइंट्स पे हमने डिफरेंस इसका डिस्कस किया अभी। आगे इसमें बात करें तो एक्सेलेंट फीचर्स ऑफ डिडक्टिव डेटाबेस इज देयर कैपेबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग अ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो डिडक्टिव डेटाबेसेस है ये डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, एंड दैट डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेसिकली रूल बेस्ड स्टाइल ऑफ एक्सप्रेसिंग क्वेरीज एंड एप्लीकेशन ऑन डेटाबेसेस। As such, they find application is disparate areas such as knowledge mining from the databases जिसकी हमने बात करी, and computer aided design and manufacturing systems, इनमें भी इसको हम यूज करते हैं। There are a number of applications that have a database flavor and yet are not well addressed by conventional database management system. Examples of such applications are computer-aided design, manufacturing systems, scientific databases that often involving the features detection and extraction, such as studies involved chemical structures or analysis of satellite data. In addition to the traditional requirements of databases, जैसे कि इंटीग्रिटी की आवश्यकता होती है, इसमें डेटाबेसेस में डेटा को इंटीग्रेट कर सकें, डेटा अलग अलग पार्ट्स में अगर स्टोर भी है तो उनको फॉरेन की, प्राइमरी की और इस तरीके की मैनेजमेंट के जरिए या कोडिंग के जरिए हम उसको इंटीग्रेट कर पाएँ, शेयरिंग कर पाएँ, एक जगह का डेटाबेस या एक ही जगह पर कई टेबल से डेटाबेस को हम जोड़ पाएँ, रिकवरी, एंड दीज न्यू एप्लीकेशंस पोज डिमांड्स that are not answered by the conventional DBMS। पॉसिबल ही नहीं है उनके ज़रिए, है ना। अगर बड़े डेटाबेस और इस तरीके के जो एडवांस डेटाबेसेस हैं उनमें उनको उनकी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते कन्वेंशनल डेटाबेसेस की, तो उसमें आपको एडवांस डेटाबेसेस की ज़रूरत पड़ेगी, और एडवांस डेटाबेसेस में भी डिडक्टिव डेटाबेस की, और ये जो हम डेटा लॉग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, है ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। द नीड, है ना, एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं तो द नीड ऑफ आइडियल, द नीड टू डील विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एंड रिकर्सिवली डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने की ज़रूरत है। ये रिकर्सिव हैंडलिंग भी नहीं होती कन्वेंशनल क्वेरीज की, ऑब्जेक्ट्स की, डेटाज की। फॉर एग्जाम्पल ए VLSI CAD सिस्टम टिपिकली अलाउ द डेफिनेशन ऑफ सेल्स which are designed having other cells as subparts. Operations on such a design often begin by expanding out the design to create a check plot. The expansion must be carried out on to arbitrary depth, कितनी भी जा सकती है, कितनी भी डेप्थ तक हो, और a recursive logic programming is appropriately used to define the operations of cell expansion. तो यहाँ पर तो हम कैड में बात नहीं करेंगे, लेकिन आगे इसी चैप्टर के अंदर हम रिकर्सिव लॉजिक प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, रिकर्सिव क्वेरीज की बात करेंगे, है ना, आगे हमारा टॉपिक है। तो इसको हम दूसरे रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, हमारे डेटाबेस के रिस्पेक्ट में। द नीड फॉर एक्टिव डेटाबेसेस कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल ए सॉफ्टवेयर इन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेटाबेस, अ चेंज टू वन एस्पेक्ट ऑफ द डिज़ाइन may trigger changes to the other components. The need to support browsing and complex ad hoc queries. For example, a medical researcher may wish to examine a database of medical histories to test a variety of hypotheses about the possible causes of diseases. इसी प्रकार से अगर हम कहें, कैडलॉ एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर आपको पता हो, जो कि जितने भी पूरे कंट्री में पिछले 50 सालों में जितने भी केसेस हैं और उनके कोर्ट केसेस हैं और उनके क्या एविडेंसेस थे, क्या उनके रिजल्ट्स थे, क्या कंक्लूजन्स थे जजेस के, वो सब उसमें स्टोर है। तो कोई नया केस आता है तो हम किस तरीके से उसको पुटअप करें, वो सॉफ्टवेयर जो है, जो बड़े लॉयर्स हैं वो उसको यूज़ करते हैं, और बहुत अच्छे उनको रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे, और उनकी जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत मदद मिलती है उनको। तो इस तरीके के कई सारे और एप्लीकेशंस भी हैं। तो ये कन्वेंशनल डेटाबेस के ऊपर और थोड़ा सा बताया कि कन्वेंशन सिस्टम्स फेल टू एड्रेस दीज नीड्स
In addition, they suffer from the limited power of their query languages, since conventional query languages, as exemplified by SQL, are only capable of accessing and modifying data in limited ways. Database applications are now written in conventional languages with intermixed query languages calls, but since the non-procedural set-oriented computational model of SQL is so different from that of the procedural languages, and because of incompatible data types and impedance mismatch occurs that hinders the applications, यानी कि रिजल्ट्स आपके उस तरीके से नहीं आते हैं, डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पाता है, और जब हम एक्सपेंशन करते हैं उसका, तो उसको हैंडल नहीं कर पाता उतने बड़े लार्ज डेटा सेट को, कॉजेज एक्सपेंसिव एंड रन टाइम कन्वर्जन्स। अगर हम उसको यूज़ भी करेंगे तो प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो जाएगी, रिजल्ट्स में भी फ़र्क है और स्पीड भी चली जाएगी। It has thus become generally accepted that the applications at the frontier we need a single computationally complete language that answers the need of the previously discussed and serves both as a query and as a general purpose host language. So object-oriented systems where the database is closely integrated with the languages such as Smalltalk or C++ address many of the previous requirements and support यूजफुल कॉन्सेप्ट्स। ये उसके बारे में ही है, एडवांस के अभी हमने काफ़ी सारी बातें कर ली। सो द मेन लिमिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज दैट फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट दे आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द प्रोसीजर लैंग्वेजेस, इवन दो सम सिस्टम्स ऑफर अ लिमिटेड डिक्लेरेटिव क्वेरी कैपेबिलिटी। नाउ रिलेशनल डेटाबेसेस हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द डिजायरेबिलिटी ऑफ यूजिंग ए डिक्लेरेटिव लॉजिक बेस्ड लैंग्वेजेस। ये चाहिए आपको, वेयर बाई substantial portion of the algorithm required to meet a user's request are left to the system. This ability is essential for ease of use, data independence, and code reusability. So therefore, deductive databases take the declarative approach in addressing those requirements. They provide a declarative logic-based language for expressing queries, reasoning, and complex applications on databases. So this is all on the introduction of the deductive databases in the today's session. Thank you.